गुड आफ्टरनून क्लास। कल के लिए सॉरी सभी बच्चों, मैं क्लास नहीं ले पाया था। ओके, आज हम चैप्टर 4 इंडस्ट्रियल एजेस का हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पेज नंबर 108। ओके, आज हम पढ़ेंगे स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी क्या थी? ये एक मशीन थी। ओके, इसके बारे में जानेंगे। बेरोज़गारी की वजह से मज़दूर नई तकनीक पसंद नहीं करते थे। जब उन उद्योगों में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल करना शुरू किया गया तो हाथ में ऊन काटने वाले महिलाएं इस प्रकार की मशीनों पर हमला करने लगी। यानी स्पिनिंग जेनी क्या थी? ऊन काटने वाली मशीन। जेनी मशीन के प्रयोग से पर यह टकराव लंबे समय तक चलता रहा। 1840 ईस्वी के बाद 1840 ईस्वी के बाद शहरों में निर्माण उद्योग में वृद्धि हुई। लोगों के लिए नए रोजगार उत्पन्न हुए। मजदूरों को विभिन्न कार्य में रोजगार के अवसर प्राप्त होने लगे। रेलवे लाइन का विस्तार, कई स्थानों पर सुरंगें बनाना, सीवर लाइन बिछाना, ये सारी चीज़ों का निर्माण हुआ और मजदूरों की संख्या 1840 ईस्वी के दशक में अगले 30 वर्षों में यह एक बार फिर दोगुनी हो गई। जैसे जैसे मैंने क्या कहा था, जैसे जैसे बेटा इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो वैसे वैसे हमें मज़दूरों की ज़रूरत पड़ेगी उत्पादन करने के लिए। तो हमें क्या करना पड़ता है? भर्ती करनी पड़ती है और मज़दूरों को इकट्ठा करना पड़ता है और सैलरी भी क्या होती है? कम हो जाती है। और मज़दूर कम होंगे तो सैलरी ज़्यादा हो जाएगी। उपनिवेशों में औद्योगिकरण की प्रक्रिया, ये देखिए, ठीक है। औद्योगिकरण की प्रक्रिया का उपयोग शासन के अधीन देशों पर क्या प्रभाव पड़ता तथा यहाँ पर जिस क्षेत्र में औद्योगिकरण की प्रक्रिया को अपनाया गया उसके उद्देश्य क्या थे। ठीक है, आज हम भारत के परिप्रेक्ष्य में यह देखेंगे कि एक उपनिवेश का औद्योगिकरण किस प्रकार होता है। भारत में एक उपनिवेश के रूप में अध्ययन करते समय हम कारखाना उद्योग के साथ साथ गैर मशीनी क्षेत्र के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। ये बोला है कि भारतीय कपड़ों का युग क्या है कि कपड़ों का उद्योग, भारत में कपड़ा उद्योग में भारत का स्थान बहुत ही उच्च कोटि का था। मशीन उद्योगों के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशम और सूती उत्पादन, ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय, मैंने डिस्कस किया था लास्ट क्लासेस में, फल फूल रहे थे। काफ़ी देशों में मोटा कपास उत्पन्न होता था, परंतु भारत के उत्पन्न होने वाले कपास महीन किस्म का था। अर्मीनियन और फारसी सौदागर पंजाब में, अफ़गानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया के रास्ते में यहाँ की वस्तुएं लेकर जाते थे। भारत में निर्मित महीन कपड़ों के थान ऊँटों की पीठ पर लाद कर पश्चिम सीमा से पहाड़ी दर्रों और रेगिस्तानों के पार ले जाए जाते थे। पर मुख्य रूप से पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाहों से फलता फूलता समुद्री व्यापार होता था। गुजरात के तट पर स्थित सूरत बंदरगाह के माध्यम से भारत खाड़ी और लाल सागर, यानी बेटा मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूँ, ठीक है, व्यापार करने के लिए, क्योंकि भारत जूट और सूती कपड़ा यानी रेशम और जूडों का अधिक उत्पादन करता था शुरू से ही, और आज भी है। पश्चिम बंगाल में चले जाइए, सब सूती कपड़े पहनते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा सूत की साड़ी और एक बनारसी साड़ी, है ना। तो अब तो बनारसी साड़ी का क्रेज़ नहीं रहा, लेकिन सूती कपड़े जो हैं बंगाल में, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, चाइना में, ये सूती कपड़े का यूज़ होता है, रेशम का। ठीक है, और रेशम के उत्पादन में आपको पता है कि चीन सबसे अग्रणी है, आगे है। यहाँ का कपड़ा, ऊन, जूट, सूती सब जो है, जितने भी अरब देश के लोग आए थे, यूरोपीय और अरबिय जो थे, वो व्यापार करते थे। अफ़गान लोग, अरब लोग ऊँट के माध्यम से, यूरोपीय लोग जहाज़ों के माध्यम से शिपों का प्रयोग करते थे। सौदागर बुनकरों की पेशगी देते थे, और पेशगी मतलब जो पैसा होता था। ठीक है, आगे 1750 ईस्वी के दशक तक भारतीय सौदागरों का दबदबा कम होने लगा अथवा नेटवर्क टूटने लगा था। 1498 में यूरोपीय कंपनियों ने भारत आने का रास्ता वास्को डी गामा, ठीक है,
प्रशस्त कर दिया, जिसके पश्चात लगातार यूरोपीय कंपनी भारत आती रही तथा शाही दरबारों से विशेष छूट प्राप्त करके व्यापार करती रही। यूरोपीय कंपनियों को शक्ति बढ़ती जा रही थी। पहले उन्होंने स्थानीय दरबारों से कई प्रकार की रियायतें प्राप्त की और फिर उन्होंने व्यापार पर इजारेदारी अधिकार कर इजारेदारी व्यवस्था यानी स्थायी कर दिया। सूरत व हुगली बंदरगाह कमज़ोर पड़ गया। इन बंदरगाहों से होने वाले निर्यात में कमी आने लगी। पहले जिस ऋण से व्यापार चलता था वह समाप्त होने लगा। धीरे धीरे स्थानीय बैंकर दिवालिया हो गए। 17वीं शताब्दी के आखिर के वर्षों में सूरत बंदरगाह से होने वाले व्यापार का कुल 1.5 करोड़ था। 1740 ईस्वी के दशक तक यह मूल्य भी घटकर 30 लाख रह गया। इस कारण सूरत और कलकत्ता का हुगली बंदरगाह क्षीण पड़ते जा रहा था। बम्बई व कलकत्ता की स्थिति सुधर रही थी। पुराने बंदरगाहों की जगह पर नए बंदरगाहों का बढ़ाव और महत्व था। सत्ता की बढ़ती शक्ति का संकेत था। नए बंदरगाहों के माध्यम से होने वाला व्यापार यूरोपियंस के कब्जे में था। यूरोपीय जहाज़ों के माध्यम से होता था। बहुत सारे पुराने व्यापारिक घराने कमज़ोर पड़ चुके थे। जो बचे रहना चाहते थे उनके पास भी यूरोपीय कंपनियों के नियंत्रण में कार्य करने का सिवा कुछ नहीं था। आगे बहुत ज़्यादा है, इस चैप्टर को आप लोग स्टडी कर लेंगे क्योंकि मैं समझा दूँगा क्लास में, ठीक है। बहुत लंबा बेटा, ये ध्यान रखना। मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ गुमास्ता, ठीक। गुमास्ता कौन थे, प्रश्न उठता है, ठीक है। ये टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है। और भारत में मैनचेस्टर का आगमन, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मैनचेस्टर। और एक ये गुमास्ता, मैंने कहा था ना गुमास्ता, देख लीजिए गुमास्ता, ओके, इम्पॉर्टेंट है। इसको आपको रीड करना है, समझना है, ठीक। थैंक यू बेटा।